साथ साथ क्या डेवलपमेंट्स हैं इस हफ्ते की? फाइनेंस मिनिस्टर उनका कहना है कि पाकिस्तान एक सस्टेनेबल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। अगले हफ्ते किस तरह काम करे ऑडियंस जो हमारे शो को फॉलो करती है? कि इलेक्ट्रिक में भी जगह मौजूद है और इवन मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी जगह मौजूद है। और अस्सलाम वालेकुम, PSX हफ्तानामा के एक नए एपिसोड में आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं। मुझे शो में ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल मुईस एंड साथ पूरे हफ्ते की मार्केट पे भी नजर डालेंगे एंड स्पेशली आज की मार्केट की जो क्लोजिंग आई है दैट इज नेगेटिव 3700 पॉइंट्स। स्टार्टिंग जो मार्केट की हुई थी वो पॉजिटिव हुई थी, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है जितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट हुए थे वो वाइप आउट हो गए। तो यही सवाल मैं मुईस की तरफ लेके जाना चाहूंगा एंड समझे कि कैसा क्या हुआ मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट नेगेटिव हो गई। जी मुईस, व्हाट हैपेंड? देखिए, इनिशियली तो मार्केट आज पॉजिटिव ही ओपन हुई थी क्योंकि पिछले 3 दिन से जो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की मार्केट थी उसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम रहा था मार्केट का। अच्छे वॉल्यूम्स थोड़े बहुत बेहतर हो रहे थे और लास्ट डे हमने देखा था कि के इलेक्ट्रिक के अंदर बहुत ही तगड़ा वॉल्यूम आया और कैप बंद हुआ था। क्लोजिंग नीचे आई थी लेकिन बंद कैप हुआ था के इलेक्ट्रिक, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और वही आज कंटिन्यूटी रही मार्केट के अंदर, पॉजिटिव ओपनिंग। और जो मेन आज का जो इंडिकेटर था वो नीचे आने का, वो मार्केट का, वो नेशनल बैंक से रिलेटेड था। सुबह 285 287 के अराउंड की ओपनिंग हुई है नेशनल बैंक की और बिल्कुल सही से ओपन हुआ था। और उसके बाद फिर मार्केट में आपको पता है रूमर पर चलती है मार्केट, बाय ऑन न्यूज सेल ऑन रूमर की स्ट्रेटजी होती है सबकी। तो रूमर चला मार्केट के अंदर कि पेंशन के केस से रिलेटेड कोई इनकी आज हियरिंग थी, उसके अंदर कि नेशनल बैंक के लिए जो है वो थोड़ा नेगेटिव न्यूज आई, रूमर चला और इस वजह से हमने देखा कि आज लोअर लॉक लगा। 1 करोड़ शेयर के वॉल्यूम के बाद लोअर लॉक लगा और फिर लोअर लॉक पर भी अच्छा काम हुआ, अच्छी खासी बाइंग आई लोगों की और 270 275 वापस गया। 257 का लो लगाया आज इसने। और यही वजह थी कि पूरा सेक्टर, कमर्शियल बैंक का पूरा सेक्टर के अंदर मंदी देखी गई, अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट के अंदर लेस हुए। और उसके बाद फिर सोने पे सुहागा एक और न्यूज आ गई रेकोडिक से रिलेटेड, जो के साथ आपको आगे बताएंगे। तो उस वजह से OGDC PPL के अंदर भी प्रेशर आया, PIBTL भी बहुत ज्यादा नीचे चले गया। तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव साइड पर था, लेकिन कुछ न्यूज की वजह से, कुछ रूमर्स की वजह से आज मार्केट के अंदर अच्छी खासी नेगेटिविटी देखी गई। लेकिन अच्छी बात यह है आज मार्केट के अंदर कि वॉल्यूम थोड़े से बेहतर हो गए। के इलेक्ट्रिक ने फिर से अपनी जो कल वाली इसने छोड़ी थी रैली वो आज कंटिन्यू की और अच्छे जो है वो लेवल पर आके के इलेक्ट्रिक क्लोज हुआ। और इसके अलावा भी मार्केट के अंदर जो साइड आइटम है, यानी कि जो पब्लिक जिनके अंदर काम करती है, तो वो भी बेहतर क्लोज में, ज्यादा नेगेटिविटी नहीं देखी गई। सिर्फ जो हैवी वेटेज है उनके अंदर हमने देखा कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई और जिस वजह से इंडेक्स भी 3700 पॉइंट माइनस बंद हुआ। अच्छा मुझे आपने बात की नेशनल बैंक की, र्यूमर सर्कुलेट हुई, कितने पॉइंट्स इंडेक्स में कंट्रीब्यूट करता है नेशनल बैंक? एंड इफ एक पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर बैंक की नेगेटिव न्यूज आई है तो ओवरऑल बाकी कंपनीज पे इतना प्रेशर क्यों है? देखिए, हैवी वेटेज के अंदर आता है सबसे ज्यादा हैवी वेटेज, सबसे ज्यादा हैवी वेटेज नहीं है लेकिन क्योंकि कमर्शियल बैंक पूरे इंडेक्स को सपोर्ट करता है, KSE 100 को। तो जब एक बैंक के अंदर सेलिंग आती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स का जो आइटम, क्योंकि देखिए जो शेयर्स होते हैं लोगों के पास वो ज़्यादातर लेवरेज में रखे हुए होते हैं। और मार्केट भी अगर आपने देखा है तो कैश पर इतना परफॉर्म नहीं करती जितना लेवरेज पर, उधार पर परफॉर्म करती है। और जब कोई शेयर अचानक से 10% नीचे आ जाता है तो लोगों के मार्जिन आउट हो जाते हैं। अब मार्जिन को सेटल करने के लिए लोग दूसरे शेयर सेल करते हैं, क्योंकि आपको पता है नेशनल बैंक आपका शेयर है वो आप इससे सेल हो नहीं रहा है क्योंकि लोअर लॉक लगा हुआ है। तो बहुत सारे लोग दूसरे शेयर सेल करते हैं और इसी तरह देखा देखी के अंदर, और जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी मंदी के अंदर आ जाती है कि यार नेशनल बैंक लोअर लॉक लगाया तो हो सकता है तमाम बैंकों पर जो है वो इसका इम्पैक्ट है। तो इस वजह से पूरी मार्केट के अंदर सेलिंग विटनेस होती है। यही वजह है, आपने पिछले वीक के अंदर देखा होगा जुमेरात वाले दिन जब FFC का रिजल्ट आया था, उसके बाद जब FFC लोअर लॉक लगा तो उसी वजह से मार्केट के भी 6000 पॉइंट निकल गए थे, हालांकि सिर्फ FFC ने 2000 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए थे। तो इम्पैक्ट हर जगह पर आता है क्योंकि ज्यादातर जो माल होता है यहाँ पर, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उधार में होती है। बिल्कुल ठीक है, साथ में आपकी तरफ भी आऊंगा इस हफ्ते की जो डेवलपमेंट्स हैं वो समझने के लिए, लेकिन उससे पहले जो मुइज ने एक और चीज ऐड की थी दैट वाज के इलेक्ट्रिक। हमने के इलेक्ट्रिक को अभी रिसेंट दिनों में देखा कि 1 अरब के करीब उसके 2 दिन में वॉल्यूम्स भी बन गए। ऐसा क्या के इलेक्ट्रिक में हो रहा है जिसमें लोग काम भी कर रहे हैं, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, इवन आज नेगेटिव मार्केट में भी के इलेक्ट्रिक वाज पॉजिटिव? व्हाट्स हैपनिंग इन के इलेक्ट्रिक? नहीं, कोई ऐसा कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है कि इलेक्ट्रिक के अंदर। बस बड़े टाइम से इसकी रैली ड्यू थी, बड़े टाइम से चला नहीं था ये। पिछले दिनों में हमने देखा था, पिछले महीने 2 महीने पहले, कि 7.5 से ₹8.5 का उसने हाई लगाया और उसके बाद फिर न्यूज़ आई कि जो बिकने वाली न्यूज़ है कि इलेक्ट्रिक की वो फेक है, वो रूमर है और ये सब। तो उसके बाद हमने देखा कि इसको नीचे भी चले गया, ₹7 ₹6.5 तक आ गया था, ₹6 तक आ गया था। और उसके बाद 6.5 था पिछले दिनों में, 3-4 दिन पहले 6.5 पर ट्रेड करा था, उसके बाद 7 और फिर ₹8.31 कल की क्लोजिंग और आज
नॉर्वे के अराउंड की क्लोजिंग आई है इसकी। तो कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट आ रही है लोगों की, क्योंकि अब फंडामेंटल वैसे भी इसके स्ट्रांग है कि पूरे कराची को, जो बड़ा शहर है पाकिस्तान का, हब ऑफ बिजनेसेस है, उसको जो है वो ये बिजली सप्लाई करता है, तो इसका रेट ऊपर जाना ही बनता है। और मार्केट में भी अभी भी रूमर चल रही है कि इसका रेट 15 रुपये हो जाएगा, 20 हो जाएगा, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन टेक्निकली भी हमें लगता है और फंडामेंटली भी लगता है इसको चलना बनता है, 10 रुपये का टारगेट वैसे ही निकलता है। और टेक्निकली भी आज सुहेल फारूक साहब ने 13 रुपये का टारगेट दिया है, तो 13 तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साथ साथ क्या डेवलपमेंट्स हैं इस हफ्ते की, जब मार्केट के पॉइंट्स ऐड भी हो रहे हैं, नेगेटिव भी हो रहे हैं? हमने देखा इस्लामाबाद में भी एक अनसर्टन सिचुएशन डेवलप हो गई ब्लास्ट की। फिर हमारे पास जैसे मुइज बता रहे हैं कि रेकोडेक की खबर है, नेशनल बैंक की। तो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड इन दिस करंट वीक? लेकिन जब भी कोई अनसर्टेनिटी होती है तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर तो आता ही है। अभी जो हमारी जैसे रेकोडेक की हमारे पास खबर आ रही है कि जो बैरिक गोल्ड जो कंपनी है बैरिक माइनिंग की, उनके बोर्ड जो है वो रिव्यू कर रहा है जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं अभी बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसी जगह पे ही हमें डिफरेंट जो अनसर्टेनिटीज हैं बिटवीन द लोकल्स और गवर्नमेंट के बीच में कुछ अटैक्स हुए हैं, जिसकी वजह से ये वाला प्रोजेक्ट भी है वहीं पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से जो बोर्ड है वो रिव्यू कर रहा है एक बार कि जो कैपिटल एलोकेशन है और साथ में जो स्ट्रैटेजी है और जितने भी रिस्क मेजरमेंट्स हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस हो सकती हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, उनको रिमूव किया जाएगा। क्योंकि ये 50% स्टेक रखते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो दे आर जस्ट रिव्यूइंग एवरीथिंग, जितनी भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं, ताकि जो ये प्रोजेक्ट उन्होंने 2028 में स्टार्ट करना है उसके अंदर इनको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। बल्कि इसके साथ 1.3 बिलियन डॉलर्स मजीद जो है यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं 7 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन चूंकि टेम्परेली हमने देखा कि कुछ अटैक्स हुए, जिसकी वजह से जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट के साथ एफिलिएटेड हैं, फॉर इंस्टेंस ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, उनको भी हमने थोड़ा सा मार्केट के अंदर अफेक्ट होते देखा। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म पे देखें तो इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम और ये चीजें सेटल हो जाएंगी, क्योंकि प्रोजेक्ट भी उसकी रीअश्योरेंस आई है कि 2028 तक उसकी प्रोडक्शन प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाएगी। इट इज नॉट अ बिग वरी। अच्छा, तो अभी जैसे आपने बोला ओजीडीसी और पीपीएल हमने प्रेशर में देखा, पीआईबीटीएल मुझे ऐड किया क्योंकि सारे somehow connected to this project of Recordec. ऐसे आपने कैपिटल एलोकेशन को वो कंसीडर कर रहे हैं, they're rethinking everything. Is it something to be serious about? आपको ऐसा लगता है कि Recordec की जो प्रोजेक्ट है उसमें कोई कंस्ट्रेंट आ सकता है या कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे आप कह रहे हैं कि it will, what if प्रोजेक्ट में कोई अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाती है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि एक न्यूज़ को किस पर्सपेक्टिव से लिया जाता है। अगर तो हमारे पास खबर आ रही है कि वो रिसोर्स एलोकेशन दोबारा से देख रहे हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, दिस मींस दैट प्रोजेक्ट विल गो ऑन, प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू। क्योंकि अगर उसने कंटिन्यू ना करना हो तो वो सिक्योरिटी रीअरेंजमेंट्स और रिसोर्स एलोकेशन या जो भी फाइनेंस एलोकेशन है वो ना की जाए। बट सिंस ये हो रही है और साथ में मजीद इन्वेस्टमेंट भी आ रही है $7 बिलियन प्रोजेक्ट के अंदर, तो टेम्परेली जैसे मैंने आपसे पहले बात की है कि कोई भी न्यूज़ आएगी उसका एक इम्पैक्ट हम मार्केट पे जरूर देखेंगे, जैसे जो अटैक्स की वजह से हमने देखा, बट ऑन द लॉन्ग रन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। इसके अलावा हमारे पास क्या डेवलपमेंट्स है साथ साथ जो हमें मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट हो? कोई नई इन्वेस्टमेंट आ रही हो, कोई मैक्रोस के नंबर्स, कोई एक्सपोर्ट के नंबर्स, कोई कंपनी की कॉर्पोरेट अर्निंग्स आई हो विद इन दिस वीक जो आपने शेयर करनी हो, जिस पे नजर रखनी हो हमने, और फिर उनके फंडामेंटल एनालिसिस हम मुझसे ले लेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले और सबसे अहम खबर तुम्हारे पास ये है कि साजगा इंजीनियरिंग जो है उनका मार्केट जो कैप है वो $500 मिलियन तक पहुंच चुका है। और जो अच्छी बात ये है कि इसी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो $10.8 मिलियन का था बैक इन फरवरी 2023, एंड नाउ इन फरवरी 2026 वो $500 मिलियन का हो चुका है। और उसकी बहुत रीजन बड़ी ऑब्वियस हम सब जानते हैं, हैवल की जो प्रोडक्शन हुई और उसके बाद अभी टैंक 500 की भी जो प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगी है, जो कि 18% कंट्रीब्यूट करेगा साजगार की अर्निंग्स के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। और इसकी वजह से एफबीआर भी जो है उन्होंने भी ये कहा है कि 188.9 मिलियन रुपीस जो हैं वो जो टैक्स डिमांड किया गया है साजगार की तरफ से, साजगार के लिए। तो ये कुछ खबर है हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग की तरफ से। इसके अलावा अगर हम ग्लोबल फ्रंट पे देखें, जो पाकिस्तान की तरफ अगर कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना होगा, आपने कहा एफबीआई ने टैक्स डिमांड की है, सो व्हेन यू से एफबीआई ने टैक्स डिमांड की है, व्हाट डज इट से? एक तो हमारे पास कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स होता है, हमारे पास सुपर टैक्स है, तो एफबीआई क्या कोई अलग से टैक्स चार्ज करेगी साजगार इंजीनियरिंग से? तो इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी दें, या वही टैक्स जो टैक्स रिजीम के अंदर आता है कॉर्पोरेट टैक्स वही साजगार ने पे करना होगा? मैं वो गाइड करता हूँ। अभी जब कंपनी का हाफ ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिजल्ट आया है, उसके अंदर कंपनी ने ये कंफर्म किया है कि एफपीआर जो है टैक्स डिमांड कर रहा है 188.9 मिलियन रुपीस की। अब देखा जाए तो कंपनी ने अनाउंस किया है कि उनको एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मिला है रुपीस 8.4 बिलियन का
फर्स्ट हाफ ईयर 2025 में, जो कि 27% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो टैक्स उस कंपनी पे आयद होता है वो एफबीआई ने डिमांड किया और कंपनी ने रिफ्लेक्ट भी किया अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा आप कंटिन्यू कर रहे थे, आई लेट यू कंटिन्यू। जी, इसमें कुछ ऐसे हम हर आए दिन देखते हैं कि विच इज़ अ गुड न्यूज़ ऑन द मैक्रो साइड कि पाकिस्तान में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, और इसमें से एक और अहम खबर जो चीज़ ये है कि पाकिस्तान और जॉर्डन ने एग्री कर लिया है कि एक ट्रेड एग्रीमेंट होगा 16 डिफरेंट सेक्टर्स में। इफ आई नेम अ फ्यू, जिसके अंदर इकोनॉमिक टाइज स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे, स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर, फाइनेंस में, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इस सब के अंदर जो है जॉर्डन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। एक तो रीजनल ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ेंगे, और जैसे हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है हमारा वो टाइम बाय टाइम वीकन होता जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारे पास मजीद प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं। तो एक तो हमारा ट्रेड स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे पास रुपी भी हमारा इससे जो है इनहेंस होगा मजीद इसके साथ। और सिर्फ यही नहीं, जॉर्डन के साथ तो एक हमारी इन्वेस्टमेंट आ ही रही है, उसके साथ कजाकिस्तान के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हुआ है, और उनके साथ भी हमारे बायलैटरल ट्रेड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए, और डिफरेंट सेक्टर्स में वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान। सर, आपने एक बात की, डॉलर वीकन हो रहा है। एक बज़ाहिर तो ये नजर आता है कि जी रुपी अगर आप कह रहे हैं स्टेबल है, डॉलर वीकन हो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड हमने जो हमारा डेट है हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर फाइनेंसिंग है, हमने जो पैसे देने हैं टू द इंस्टीट्यूशंस, टू द कंट्रीज, तो जब डॉलर वीकन होगा तो हमारे डेट टू जीडीपी पे एक प्रेशर बिल्ड होगा। तो पाकिस्तान के तो जो रिजर्व्स है वो भी पाक एंड डॉलर्स में, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। ये मैंने आई थिंक आपसे लास्ट टाइम भी कुछ हफ्ते पहले पूछा था कि अगर डॉलर वीकन होता है तो पाकिस्तान इतनी सॉलिड पोजीशन में नहीं रहेगा। तो उसको किस तरह देखते हैं? जी देखें, जो रिसेंट वीकनिंग हुई है यूएस डॉलर की, उससे ऑफ कोर्स पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट पोजीशन पे एक बहुत मेजर कंसर्न रेज होता है, क्योंकि जो करेंसी मूवमेंट्स होती हैं उससे पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो है वो लिमिटेड हो जाएगा न्यू बोरोइंग को लेके। और वैसे भी अगर हम देखें, जो हमारा एक्सटर्नल डेट है वो 6% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है टू $91.8 बिलियन बाय एंड ऑफ जून 2025 तक, और अभी मजीद $5 बिलियन भी बढ़ेगा। और फर्स्ट क्वार्टर अगर हम 2026 में देखें तो जो एक्सटर्नल डेट है हमारा, उसके मार्जिन भी 0.4% कम हो गए हैं। और ये फैक्टर एक हमारे लिए इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि हमारा अगर डॉलर वीकन होगा तो हम बाकी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर डॉलर वीकन होगा दिस मींस कि हमारे पे भी उसका एक प्रेशर आएगा, और उससे जो है हमारे मैक्रोस थोड़े से वीक होंगे व्हेन इट कम्स टू दी लोन एंड डेट जीडीपी रेशियो। यस, बिल्कुल ठीक है। मुईज, मैं आपकी तरफ जरा वापस आना चाहूंगा। हमने 2 हफ्ते पहले कंपनीज डिस्कस की थी, आपने बताई थी, वेव्स बताया था आपने, एफएफएल बताया था आपने, ओबॉय बताया था, और आपने कहा था वीक टू 2 वीक पे हम इसको मॉनिटर करेंगे। अच्छा, पिछले जो एपिसोड हमने किया था उस पे तो हमें कुछ इसमें खास मोमेंटम या मूवमेंट नजर नहीं आया था। हाउएवर इस वीक हम, अब हमारे 2 हफ्ते हो गए, 2 वीक्स हो गए, तो हम इसको जरा रिवाइज करते हैं। तो वेव्स की अगर बात की जाए तो उसने गेन दे दिया विद इन दिस वीक। वो हमने अराउंड 15 रुपीज 60 पैसे के करीब बताया था, वो ऑलमोस्ट रुपया समथिंग बढ़ गया। तो आपके पास एक अच्छा परसेंटेज बढ़ गया, तकरीबन 16.95 का इसने हाई लगा दिया जी। करेक्ट। और वो आपने कहा था 5 to 10% का हमें गेन देखने को मिल सकता है, तो एक अच्छा गेन रिसीव हो गया। हाउएवर एफएफएल और ओबॉय वहीं पे स्टैंड करते हैं जहां पे हमने डिस्कस किया था। मूविंग ऑन, इसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या एफएफएल ओबॉय फंडामेंटली सॉलिड है जैसे आपने लास्ट वीक में बोला था, इनको होल्ड ही करना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रैटेजी शिफ्ट है? एंड अनदर क्वेश्चन इज कि हमारे पास कोई नई कंपनीज भी हैं टू ऐड ऑन? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 कंपनी हमारी रह गई थी, ऑयल बॉय, उसका मैंने बताया था कि रिजल्ट्स आए थे और उसके क्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छे हो गए थे। तो ये वजह से स्टिल उसके फंडामेंटल के अंदर कोई चेंज नहीं है, तो ये कॉल स्टिल इंटैक्ट है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और दूसरा एफएफएल, हमने देखा था कि वॉल्यूम की ग्रोथ इसके अंदर बहुत अच्छी हुई थी, यानी कि इसके जो रेवेन्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे इसके लास्ट रिजल्ट के अंदर, और ग्रुप भी सॉलिड है, तो इसके अंदर भी आप कैरी ऑन कर सकते हैं इसको। एफएफएल के अंदर भी कोई प्रॉब्लम एज सच नज़र नहीं आती है। और जो कमिंग वीक है उसके लिए अगर मैं आपको आइटम बता दूं तो एक ही है और बहुत ही सॉलिड है, वो है निशात मिल, क्योंकि हमें लगता है कि निशात पावर और निशात चुनिया पावर की वजह से निशात मिल के ऊपर अच्छा और पॉजिटिव इंपैक्ट आने वाली वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर आएगा। क्योंकि जब से निशात पावर और निशात चुनिया पावर के रेट्स बढ़ना शुरू हुए हैं, जो जेको की गाड़ी लॉन्च हुई उसके बाद से निशात मिल के अंदर हमें कोई खास एक्टिविटी नहीं देखी। अभी करंटली जो है 193 194 पर ट्रेड कर रहा है निशात मिल, तो निशात मिल आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर आप लंबे टारगेट की तरफ चलें, यानी कि आपको 3-4 महीने 6 महीने तक भी होल्ड करना हो, तो ₹250 तक, यानी कि 30% तक के टारगेट आपके जो है वो अचीव हो सकते हैं। यहाँ से 30% तक का रिटर्न आपको निशात मिल में मिल सकता है 6 महीने के अंदर, और मुझे लगता है कि विद इन अ मंथ भी आपको 10 से 15% तक का रिटर्न निशात मिल दे सकता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच मुइस। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि इस वीक में हमारे पास कोई कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, जैसे हमारे पास सीएसएपी के रिजल्ट्स हैं, इंटरलूप के रिजल्ट्स हैं,
किस जी तरह के रिजल्ट्स हैं एंड इनके अंदर कोई आप चीज गाइड करना चाहेंगे, या जो लोग इंटरलूप होल्ड कर रहे हैं या सीएसएपी में काम करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी बेस्ड ऑन द देखिए अर्निंग्स? देखिए रिजल्ट का पहले भी हमेशा हम ये बताते हैं कि जब भी रिजल्ट आने वाला हो तो आप एग्जिट कर जाएं शेयर से। उससे पहले तक ट्रेडिंग चल रही होती है अच्छी खासी, और रिजल्ट आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि अच्छा खासा क्रैश आता है, 5-7% शेयर नीचे गिर जाता है। तो दोनों शेयर्स के अंदर यही देखा है हमने। इस वीक के अंदर भी सीएसएबी का रिजल्ट आया, अर्निंग्स क्वार्टरली कम आई हैं, ₹2 का डिविडेंड दिया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी उसको सेम डे ₹142 तक ले गए थे, और रिजल्ट आने के बाद फिर ₹135 के अराउंड की क्लोजिंग आ गई, थोड़ा नीचे आ गया। लेकिन ओवरऑल कंपनी का रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली अर्निंग्स थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन हाफ ईयरली रिजल्ट कंपनी का अच्छा है सीएसएपी का। और इंटरलूप के अंदर भी हमने यही देखा कि जिस दिन रिजल्ट था उससे एक दिन पहले अपर कैप लगा है इंटरलूप ₹92 पर, और उसके बाद अगले दिन ₹100 करीब, ₹99 करीब का हाई लगाया है, और फिर रिजल्ट आया और वहां से ₹90, और आज भी ₹90 के अराउंड ट्रेड करा। तो इंटरलूप भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरलूप का रिजल्ट अच्छा आया है, और रिजल्ट का इम्पैक्ट शेयर प्राइस ने पहले ही ले लिया। और रिजल्ट आने के बाद वहां से हमने देखा कि 5-7% की करेक्शन दिखी गई इंटरलूप के अंदर। ₹2 का डिविडेंड इंटरलूप ने भी दिया है। मुइज, आपने एक बात यहाँ पे मेंशन की कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो हम शेयर प्राइस को प्रेशर में देखते हैं, वो 5% 7% के करीब नीचे आ जाता है। बट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स, ये तो हमारा एक ट्रेडिंग साइड ऑफ द स्टोरी हो गई, बट बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स लोग तो उसके डिविडेंड्स या उसका पे आउट देखे होते हैं। जो लोग लॉन्ग टर्म इन कंपनीज को होल्ड करके चलते हैं, तो क्या उनको भी निकल जाना चाहिए, या वो होल्ड करके चल सकते हैं बिकॉज उनको तो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो तो देखिए रिजल्ट पे लॉन्ग नजर रखेंगे रादर देन द प्राइस? देखिए, हम जो अभी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो जो रिज़ल्ट को इस तरह से देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सिर्फ़ शेयर से तभी निकलते हैं जब कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज है नेगेटिव साइड पर, तभी इन्वेस्टर को निकलना चाहिए। उससे पहले आपका गर्ज़ ही नहीं है, आप बस बैठे शेयर लेके रखें, आपको डिविडेंड मिलता रहेगा, और आहिस्ता-आहिस्ता कंपनी ने ग्रो ही करना है। सिर्फ़ एक दिन के लिए अगर आप निकलेंगे और रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये रिज़ल्ट आएगा, और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया, तो शेयर प्राइस बढ़ भी जाते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को तो हम रिकमेंड नहीं करते कि आप शेयर सेल करें रिज़ल्ट वाले दिन या उसके बाद भी कभी। जब फंडामेंटल चेंज आए कोई भी नेगेटिव साइड पर, तो फिर आप एग्जिट कर सकते हैं, वरना फिर आप होल्ड रखें अपने शेयर्स। बिल्कुल, ये साथ मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। कुछ खबरें ऐसी भी थी कि हमारे पास नंबर्स आए थे, सीमेंट की जो सेल्स हैं उसके नंबर्स आए थे, वो बढ़ रही हैं, एंड उसके बाद हमारे पास $100 मिलियन वाफी जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये इन पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जी, देखें, सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने उससे पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू जो, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी हमारे बेहतर होते जा रहे हैं। जैसे भी हमारा जॉर्डन के साथ एग्रीमेंट हुआ, कुछ टाइम पहले चाइना के साथ भी हमने डिफरेंट एमओयू साइन किए हैं, और अभी कजाकिस्तान के साथ भी हो गया। और इसके साथ अभी वाफी एनर्जीज जो है वो $100 मिलियन जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा अगले 2 से 3 साल के अंदर। ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि हमारा जो डॉलर है ग्लोबली वो वीकन होता जा रहा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कि उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते रहें और रुपी स्ट्रेंथन होता रहे, ताकि हम डिफरेंट ग्लोबल ट्रेड्स भी अगर हमें करनी है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, या हमें चाहिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा रुपी भी स्ट्रेंथन हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़ते रहें। और वाफी जो है वो अभी $100 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो कि फॉरेन से नहीं होगा, और एट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ 2 to 3 years ये करेगा। ठीक है, सीमेंट सेल्स की भी मैं आपसे बात करता हूँ। मैं मुझ से भी इस सवाल पर मुझ को भी ऑन बोर्ड कर लेता हूँ कि सीमेंट सेल्स के नंबर आपने बनाई भी थी, आई थिंक वीडियो भी बनाई थी, सीमेंट सेल्स के नंबर आए हैं, सेल्स तो बढ़ रही हैं, अब कंपनीज में कितना कंट्रीब्यूट करेंगी, एंड सीमेंट में इफ यू हैव अ टॉपिक अपार्ट फ्रॉम लकी सीमेंट? मैं बता देता हूँ आपको टॉप पिक। अगर सीमेंट की ओवरऑल बात है, तो तमाम कंपनीज की जो सेल्स हैं, तमाम कंपनीज के जो रिजल्ट हैं, वो अच्छी बेहतरी की साइड पर है। लकी सीमेंट का भी हमने देखा कि बेहतर रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया। और अगर टॉप पिक्स की बात करते हैं हम सीमेंट सेक्टर के अंदर, तो सबसे टॉप पर फौजी ग्रुप का हम रख सकते हैं, फौजी सीमेंट। अगर हम लकी की बात नहीं करते हैं, तो फौजी सीमेंट इज टू गुड अगर आपने इन्वेस्ट करना हो फौजी सीमेंट के अंदर। सीमेंट सेक्टर में दूसरे नंबर पर आ जाता है मैपल लीफ सीमेंट, डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है, ₹112-113 के अराउंड मैपल लीफ सीमेंट ट्रेड करा, तो इसको भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा शेयर है डीजी खान सीमेंट, जो कि निशात ग्रुप का ही है, तो डीजी खान सीमेंट भी हमारा टॉपिक रह सकता है। ये तीन स्क्रिप्ट हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा हमारे पास ऐसी कोई खबर जो हमें अगले हफ्ते के लिए हमें नोटिस में रखनी हो फॉर अ शॉर्ट स्पैन, हमें किसी चीज पे, कोई नंबर्स पे नजर रखनी हो, या कोई और चीज जो आपने इस शो में हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करनी हो, तो वो जरूर शेयर कीजिएगा। जी, व्हेन इट कम्स टू कंपनी, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कंपनीज की रेवेन्यूज, उनके प्रॉफिट्स और उनके जो रिसीवेबल्स होते हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं किसी भी कंपनी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। और रिसेंटली हमारे पास एक खबर आ रही है कि पीएसओ ने रिसीव करना था पीआईए की तरफ से, जो उनका एक रिसीवेबल है 30 बिलियन रुपीस का,
जो कि स्टक है पीआईए के साथ, और ये जो अमाउंट है ये बेसिकली जो जेट फ्यूल सप्लाई किया गया था पीआईए को, उसकी पेमेंट है जो पीएसओ को रिसीव होनी थी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस प्राइवेटाइजेशन की वजह से पीएसओ एक कैजुअलिटी भी बन सकती है इसकी, क्योंकि अगर ये पेमेंट नहीं रिसीव होती, क्योंकि उससे जो फाइनेंशियल नंबर है वो कंपनीज के पीएसओ के मजीद नीचे जा सकते हैं। अब इसमें सेटलमेंट ये हुई थी कि पीएसओ ने कहा, जो पीआईए है उन्होंने कहा था कि वो अपनी कुछ रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है, या तो वो हैंड ओवर कर देंगे, या वो ये पीएसओ को, या वो इस अमाउंट को एडजस्ट करके पीएसओ को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और अगर ऐसा नहीं होता तो पीएसओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये चीज जो है, थोड़ा सा नंबर्स जो है वो डाउन जा सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इट इज अ बिग अमाउंट जो पीआईए ओ करता है पीएसओ को। यस। अच्छा मुइज, मैं आपसे अगले हफ्ते की स्ट्रैटेजी और कंपनीज आपने बता दी, मैं पूछता हूँ, लेकिन जैसे साथ ने बात की है पीएसओ के रिसीवेबल्स की, ये कंपनी की बुक को कितना कोई डेंट डाल सकते हैं या कितना इम्पैक्ट करेंगे कंपनी की बुक को, पीएसओ की बुक को? क्योंकि हमने देखा रिसीवेबल्स का मसला चलता है, हम ओजीडीसी में भी बात करते हैं, पीएसओ में भी करते थे, बीपीएल में भी, कि कितना ये पीआई की जो पेमेंट है ये कितना इम्पैक्ट करेगी? देखिए, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ, जब आपके पास, आपको पता है कि आपके पास कहीं से पैसे आने के हैं, आपने अपनी बुक में लिखा हुआ है, आपने अपनी वैल्यू बनाई हुई है, जबकि वो वैल्यू बनी नहीं है, क्योंकि आपको पता है सामने वाला बंदा जो है वो देने के काबिल नहीं है, या वो उसका इतनी वैल्यू नहीं है कि वो दे सके। अगर वो आपकी बुक से हट भी जाता है तो फॉर नाउ आपको सबके सामने इम्पैक्ट रहेगा कि यार मेरी वैल्यू कम हो गई, मेरी वर्थ कम हो गई। लेकिन एज सच देखा जाए तो ये कहानी क्लियर हो गई है आपके पास से। आपकी बुक से जो एक मसला था, फंसा हुआ था ज़माने से, वो हट चुका है। ऑब्वियसली बेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई हमारे पैसे चले गए कंपनी को, लेकिन उसके बाद सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। जैसे कि ओजीडीसी, पीपीएल के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़माने से रिसीवेबल खराब है, लेकिन उसका कोई जो है वो पुरसाने हाल नहीं है, बस खराब है। अब जो है वो पेमेंट मिलना शुरू हो गई है। तो अगर वो हट भी जाता है, जैसे कि बैंक्स की अगर आपने देखा होगा, तो बैंक्स के पास भी बैड डेट बहुत सारा खराब होता है कि भाई कस्टमर्स को हमने लोन दिया था, अब वो डिफ़ॉल्ट कर गए, और उसके बाद आता नहीं, तो वो थोड़े-थोड़े टाइम के अंदर जो है वो उसको लॉस में कन्वर्ट कर देती हैं। तो ये हो सकता है कि पीएसओ अगर नहीं मिलते, बिल्कुल ही कैंसल हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। पैसे मिल जाएँगे, क्योंकि पीआईए है बड़ी कंपनी, वहाँ से आपको पैसे मिल जाएँगे। अगर नहीं मिलते हैं तो फॉर नाउ मुझे लगता है कि पीएसओ की बुक्स के अंदर बहुत बड़ा एक बार लॉस आ जाएगा, वन टाइम लॉस, और उसके बाद सेटल हो जाएगी कंपनी। बिल्कुल ठीक है। और मुइज, अगले हफ्ते किस तरह काम करे ऑडियंस जो हमारे शो को फॉलो करती है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट की फैक्टर जिसको नजर में रखना चाहिए, और कौन सी वो कंपनीज है जिसमें अगले हफ्ते में मोमेंटम नजर आएगा? जो कंपनीज आपने बताई वो तो हमारी ऑडियंस ने नोट भी करनी है, लेकिन जी। शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या नजर आता है? कि जैसे के इलेक्ट्रिक की हम बात करते हैं, के इलेक्ट्रिक में वॉल्यूम बन रहा है, लोग काम करना पसंद करते हैं, पेनी स्टॉक, एक 10 रुपए से नीचे का स्टॉक है, लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो क्या के इलेक्ट्रिक में भी लोगों को काम करना चाहिए? किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? किस में लोग पैसा बना सकते हैं, टू बी वेरी बिल प्रिसाइज? देखें, पैसा बनाने के लिए तो पूरी मार्केट है, केसी 100 टेस्ट। अगर आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा आपका बनेगा ही। अगर आप सही से काम करते हैं तो ऑब्वियसली, अगर आप गलत शेयर्स के अंदर काम करते हैं या फिर उधार में काम करते हैं, तो फिर पैसा आपका जाना ही जाना है। तो जहाँ तक रही के इलेक्ट्रिक की बात, तो के इलेक्ट्रिक इज़ अ गुड स्टॉक। फंडामेंटली मैंने आपको बताया कि बहुत बड़े शहर को बिजली सप्लाई करता है, इसका शेयर प्राइस बढ़ना ही बढ़ना था। तो ₹13 का टारगेट हमने वैसे भी दिया है, और ₹13 तक अगर आपने बाय करना हो तो ₹13 के टारगेट के लिए आप ₹8.90 के अराउंड की क्लोजिंग आई है, तो वहाँ पर आप बाय करके ₹13 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक के अंदर, या फिर आप बाय सेल करते हैं 50 पैसे ₹1 के फ़र्क से। तो मार्केट के अंदर के इलेक्ट्रिक में भी जगह मौजूद है, और इवन मार्केट के अंदर भी बहुत बड़ी जगह मौजूद है। और आज जो मार्केट नीचे आ गई, इंडेक्स नीचे आ गया, तो ऑब्वियसली करेक्शन भी आनी है। नेशनल बैंक का रिजल्ट भी पेंडिंग है, जिस वजह से पॉजिटिविटी हम देख सकते हैं कि जब भी अनाउंस होगा रिजल्ट, डेट आएगी रिजल्ट की, तो उस वक्त भी हम देख सकते हैं कि नेशनल बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, क्योंकि एनुअली ही डिविडेंड देता है नेशनल बैंक, और एक्सपेक्टेशन है कि 25 से 30 रुपए, 35 रुपए तक डिविडेंड नेशनल बैंक दे देता है। और अगर दे देता है तो आज जो क्लोजिंग आई है इसकी, वो 260 के अराउंड आई है, और तो यहाँ से भी 300 रुपए तक जाने के चांसेस है, यानी कि पॉइंट्स शेयर जो इंडेक्स है उसके अंदर पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर सकता है नेशनल बैंक, और बहुत सारी कंपनीज या फिर पूरा सेक्टर जो है वो ऐड कर सकता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट के बेसिस पर ही मार्केट चलेगी, रूमर्स के ऊपर ही मार्केट चलेगी। तो देखते हैं क्या रहता है नेक्स्ट वीक, लेकिन वी आर बुलिश। मुझे लगता है कि मार्केट अगले हफ्ते के अंदर 3-4 हज़ार पॉइंट जो वो गेन कर जाएगी अगले हफ्ते के अंदर टिल फ्राइडे, और अच्छा ट्रेडिंग का मौका रहेगा, क्योंकि आज जो क्लोजिंग आई है ओवरऑल मार्केट के अंदर इतने वॉल्यूम नहीं थे, लेकिन के इलेक्ट्रिक के अंदर अच्छे वॉल्यूम थे। तो आने वाला वीक मुझे लगता है कि जो छोटे स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक्स, उनके अंदर वॉल्यूम और मोमेंटम रह सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे आपने रिजल्ट सीजन की बात की, तो देन अगेन एक सवाल मेरे ज़हन में आया। आपने नेशनल बैंक की भी बात की, तो मीज़ान बैंक का भी रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। देन हम तो कवर भी करते हैं जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती है, स्टॉकिफाई की पूरी टीम, क्योंकि हम लोग शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में ही काम करते हैं। मीज़ान बैंक, जैसे आपने डिविडेंड की बात की, तो मीज़ान बैंक का कितना एक्सपेक्टेड डिविडेंड है और किस तरह की अर्निंग्स देखते हैं? ₹8 का डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, लेकिन मुझे लगता है कि लास्ट जो क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग थोड़ी सी पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ी सी कम आ सकती है, और लास्ट ईयर के मुकाबले भी
थोड़ी सी जो है वो लूज रह सकती हैं, थोड़ी सी नीचे आ सकती हैं, लेकिन ओवरऑल हमने पहले ही बताया कि रिजल्ट वाले दिन आपने एग्जिट कर जाना होता है, उससे पहले ही एग्जिट कर जाना होता है, ताकि फिर जब नीचे आए तो लेने का आपको मौका मिल सकता है। तो मीज़ान बैंक के अंदर भी सेम ही स्ट्रेटजी रखनी है, नीचे मिले तो आपने बाय करना है। ऑलरेडी 515 520 रुपए का हाई लगा चुका है ये। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मुइज, थैंक यू सो मच साद फॉर ज्वाइनिंग ऑन द शो। इस एपिसोड को वाइंड अप करते हैं उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते की मार्केट भी अच्छी होगी और जो कंपनीज हमने कवर की हैं उसको नेक्स्ट फ्राइडे देखेंगे कैसा परफॉर्म करती हैं। तब तक के लिए मुझे हमें टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।